डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। चलिए अपने आज बात करेंगे आपके कृषि पर्यवेक्षक का पेपर, मॉडल पेपर ये फर्स्ट रहता है। मॉडल पेपर फर्स्ट। तो इस मॉडल पेपर के अंदर अपने 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन रहेंगे, अपने हिंदी के 15 क्वेश्चन रहेंगे और जीके के आपके 25 और फिर एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन और फिर हॉर्टी के 20 क्वेश्चन और फिर एनिमल के भी 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। यानी जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे सर कितने, 100 क्वेश्चन रहेंगे। आज का ये पेपर देकर आप इस प्रकार के आपको पेपर 10 पेपर अपने एग्री जोन पर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। 1 से लेकर 10 पेपर आपको मिलेंगे, यानी आपके पास 1000 क्वेश्चनों का। और ये जो पेपर है ये टोटल सिलेबस पर आधारित है। जैसे आपका कृषि पर्यवेक्षक का पेपर आता है वैसे ही ये आपके पेपर रहने वाले हैं। तो मॉडल पेपर को देकर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, अपनी तैयारी का अंदाज लगा सकते हैं कि क्या होता है। पहला क्वेश्चन होता है एबोलिशन का सही अर्थ होता है। एबोलिशन का सही अर्थ क्या होता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा आप। तो एबोलिशन, यहां पर देखो आस्थगन आया है। आस्थगन जो होता है इसके लिए अपने परिभाषिक शब्दावली क्या रहती है। आस्थगन के लिए रहती है एबियंस। क्या रहती है सर? एबियंस। आस्थगन का मतलब होता है कि एक बार कोई आ गया और उसको फिर अपने कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं, यानी कोई ऑर्डर आने के बाद में उसको ऊपर अपने क्या करेंगे, रोक लगा देंगे। फिर अपने बात करें तो दुरुपयोग, दुरुपयोग जो होता है इसे कहते हैं बेटा एब्यूज, एब्यूज कहा जाता है। और फिर आता है संक्षेपण, जो एब्रिविएशन होता है। तो कई जो शब्द होते हैं जैसे कि अपने उन शब्दों को पूरा नाम न लेकर उसको संक्षेप में लिखते हैं, उसे एब्रिविएशन कहते हैं। एबोलिशन का सही अर्थ होता है उन्मूलन। एक कॉपी लीजिएगा, उस कॉपी में आप अपने जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर पहले टिक कर लीजिएगा, फिर आप उसको जांच लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा रहता है कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर आता है संहिताकरण। सर संहिताकरण क्या होता है? तो जैसे कि आचार संहिता लगती है। आचार संहिता के बारे में जाना है अपने, आचार संहिता। ठीक है, यानी अपने कोई संविधान है, उस संविधान के अंदर अपने इस चीज को लिख रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई सर्कुलर जारी कर रहे हैं। अब देखो एक होता है परिपत्र। परिपत्र को क्या कहते हैं सर? सर्कुलर बोला जाता है। और फिर दुर्भी संधि यानी साठ गांठ या मिली भगत के द्वारा, अपने ऑफिस के अंदर कई बार बोला जाता है ना कि मिली भगत के द्वारा इसने क्या कर लिया, इसने ये भ्रष्टाचार है वो कर लिया, तो इसे कहते हैं दुर्भी संधि। फिर आता है आरोप पत्र। आरोप पत्र को अपने क्या कहते हैं सर? कि ये चार्ज शीट है और ये फलाने आदमी पर चार्ज शीट फाइल हुई है। तो ऐसा इसका जो कोडिफिकेशन होता है, कोड का फिक्स करना, क्या होता है सर? संहिताकरण होता है। आचार संहिता इसका उदाहरण के रूप में अपने कह सकते हैं। फिर देखो 3 नंबर क्वेश्चन आता है तपोबल शब्द में कौन सी संधि है? तपोबल शब्द जो है उसमें संधि कौन सी है? आप इसका किस प्रकार से विभाजन करोगे संधि विच्छेद अगर देखा जाए तो तपो प्लस बल होगा या तप प्लस बल होगा, तप प्लस बल है, या तपे प्लस बल होगा, या अपने बात करें तो तपो प्लस लय होगा। क्या चीज होगी सर? ये तो बिल्कुल ही नहीं होता है। यहां पर ये हो सकता है कौन सी संधि है भी सर? इसमें विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है, और इसका सही संधि विच्छेद ये होता है। ठीक है, तो आपको मिलान कर लेना है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट रहता है सर अपने, अगर इस चीज को देखा जाए तो आता है आगे वाला क्वेश्चन प्रत्यभिग। प्रत्यभिग का सही संधि विच्छेद क्या है?
प्रत्यभिज्ञ का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रतिभिज्ञ, प्रतिअभिज्ञ, प्रतिभिज्ञ, प्रतिभिज्ञेय। तो ये बताओ कि प्रत्यभिज्ञ का सही संधि विच्छेद क्या है? अब तक आपने सोच लिया होगा। देखो इसमें क्या होती है, यण संधि होती है, और यण संधि के अंदर एक रूल होता है कि अगर ई प्लस ए जुड़ेगा, ई प्लस ए जुड़ेगा तो वो किसका रूप ले लेगा? ये का रूप ले लेगा। इसमें आप देखो ये रूल कहां पर फॉलो हो रहा है? तो सर छोटी ई और ए यानी प्रत्यभिज्ञ, ये जो संधि है, ये जो शब्द है, इसके अंदर प्रत्यभिज्ञ का सही संधि विच्छेद रहता है। आगे देखो नेक्स्ट आता है कि वही शब्द का संधि विच्छेद का सही विकल्प है। वहां प्लस ई, वहां प्लस ही, वहां प्लस छोटी ही, वहां प्लस ई। तो कौन सा ऐसा है? देखो यहाँ पर कुछ शब्द क्या होते हैं, उनमें अनुनासिकता ही बचती है, और उन संधि विच्छेदों के अंदर जो लास्ट वाला शब्द है, अंतिम जो अपना स्वर होता है, व्यंजन होता है, उसका लोप हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि रहती है? सर इसके अंदर व्यंजन संधि रहती है। कौन सी संधि रहती है जी? व्यंजन संधि रहती है। और इसका अपना एग्जाम्पल जो है, अपना जो सही ऑप्शन है वो बी नंबर रहता है, वहां प्लस ही। और कौन सी संधि है जी? इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है जी? व्यंजन संधि है। सर आप दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? सम उपसर्ग वाला कौन सा नहीं है? तो संतान नहीं है, समूह नहीं है, या समाधान नहीं है। अब देखो उपसर्ग जब करते हैं तो हमें उपसर्ग करते समय संधि जरूर आनी चाहिए। अगर आप इसको संधि आती है तो सर हम जरूर कर सकते हैं। इसमें भी है, इसमें भी है, समाधान में भी है, और किस में नहीं है? सरकार में नहीं है। तो यहाँ पर तो ये सीधा ही रहता है, बिल्कुल अपना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, निम्न में से अरण्य शब्द में अक प्रत्यय लगाने पर बनने वाले शब्द का सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अरण्यक बनेगा, आन्यक बनेगा, आरण्यक बनेगा, या रण्यक बनेगा? अब बताओ जल्दी से आंसर दीजिएगा। अरण्यक बनेगा, आरण्यक बनेगा, आन्यक बनेगा, क्या बनेगा इसका? सही अपना आंसर को टिक करना है आपको। तो जल्दी से बना के देखिए कि इस शब्द का क्या रहता है अपने सही शब्द। अगर अपने प्रत्यय लगा दें अक, तो सर इसका रहता है अरण्यक। क्या रहता है सर? इसका रहता है अरण्यक। ठीक है, तो याद रखिएगा, अक प्रत्यय लगाने पर अरण्यक, जो जंगल में विचरण करता है। फिर देखो शरणागत, शरणागत शब्द का शुद्ध समास विग्रह क्या होगा? शरण को अवगत, शरण को आया हुआ, शरण को आगत, या शरण में आगत? कौन सा रहता है इसका सही संधि विच्छेद? जल्दी से बताइएगा। तब तक मैं यहाँ पर टाइमर जरूर लगा लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद में मेरे को पता नहीं चलेगा कि टाइम क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो ये बात अपनी थोड़ा सा मैटर करती है ना। तो यहाँ पर अपने बात करेंगे, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो रहता है सर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि शरणागत शब्द का शुद्ध समास विग्रह क्या होता है? शरणागत शब्द का जल्दी से आप कीजिए, तब तक मैं टाइमर है वो लगा लेता हूँ। यहाँ पर टाइमर कहाँ है? स्टॉप वॉच। ओके, चलिए अभी अपना टाइमर है वो शुरू हो गया है, और आप जल्दी से आंसर है वो देते रहें। शरणागत शब्द का शुद्ध समास विग्रह क्या होगा? तो सर शरण को आगत होगा, शरण को अवगत होगा, शरण को आया हुआ, क्या रहेगा? तो सर ये रहेगा अपना शरण को आगत। जो शरण में आया हुआ है उसको बोलते हैं शरणागत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है विरुद्ध। विरुद्ध का पर्यायवाची कौन सा है? विरुद्ध का पर्यायवाची देखो जी, किच्चड़ जो होता है ना, किच्चड़ के पर्यायवाची जो होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है सर करदम, फिर कीच, फिर गारा। ये किसके रहते हैं अपने, या अपने कहें पंख, तो ये रहते हैं सर किच्चड़। अब देखो अपना जो कायदा होता है उसके पर्यायवाची कौन से होते हैं? कायदा जो है उसके पर्यायवाची रहते हैं ढंग कह दो, अपने रीति कह दो,
यहाँ विधि कह दो, कायदा है, कायदा कानून अपने कहते हैं ना, रीति नीति ढंग। उसके बाद में कोई अपने तरीका इसको बोल सकते हैं। अब देखा जाए तो अपने खिड़की के प्राइवेसी क्या रहते हैं, खिड़की के अंदर देखा जाए तो अपने जैसे कि हम कहते हैं गवाच, गवाच भी होता है, फिर झरोखा भी होता है। इसके बाद में खिड़की के प्राइवेसी जो होते हैं वो दरीचा भी होता है और बारी भी होता है, दरीचा, बारी। फिर इसको वातायन भी बोलते हैं, क्या बोला जाता है जी, वातायन भी बोला जाता है। तो ये इतने खिड़की के होते हैं। बच्चा कीर्ति, विरुद्ध जो होता है वो कीर्ति का ही पर्यायवाची होता है। और कीर्ति के और क्या पर्यायवाची होते हैं, तो सर यहाँ पर इसका पर्यायवाची गुणगान भी हो सकता है, गुण वर्णन भी हो सकता है। उसके बाद में अपने बात करें तो नेक्स्ट, गुण वर्णन के बाद में प्रशस्ति भी हो सकता है, पर सस्ती भी इसका एग्जाम्पल है, वो रह सकता है। फिर अपने बात करें तो यशोगान भी इसका एग्जाम्पल रह सकता है। तो ये इतने सारे इसके एग्जाम्पल अपने पर्यायवाची शब्द है वो रहते हैं। गुणगान, गुणवर्णन, प्रशस्ति और यशोगान कीर्ति के, और कीर्ति का ही क्या रहता है, विरुद्ध रहता है। एक विरुद्ध है वो प्रतिद्वंदी के लिए होता है या नेगेटिव विचार के लिए होता है। देखो सूरती का विलोम क्या है, सूरती का विलोम क्या है, सूरती तो अपने भैंस की नस्ल होती है। सूरती का विलोम शब्द क्या है, कुरति, कुरीति, निरति, निर्ति, क्या रहता है, तो सर यहां पर सूरती, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहता है जी, सूरती का विलोम, जल्दी से जवाब दीजिए बेटा। सूरती का विलोम सर बता दो जल्दी से हमें, हमने सोच लिया है, आपने सोच लिया, तो सर ये रहता है निरति। क्या रहता है, निरति रहता है जो आपका सूरती का विलोम। आगे देखो, कपर्द एक शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त ठहरता है, जिस स्त्री का चरित्र अच्छा न हो, जिस स्त्री की बोली कठोर हो, शिव की जटाओं को कहते हैं, या विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर, कपर्द। कपर्द का जल्दी से आंसर दीजिए भी, कपर्द को अपने एक शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है, मन में सोच लिया होगा। अभी आपको ईमानदारी से अपनी कॉपी में लिख लेना है, मान लेना है कि यही पेपर आपका कृषि पर्यवेक्षक के अंदर हो रहा है। इसको कहते हैं सर शिव की जटाएं। कपर्द को क्या कहते हैं जी, शिव की जटाएं। नेक्स्ट देखो जी, निम्न शब्द युग्म में सवय प्लस सवय, सव प्लस सवय के सही अर्थ का भेद क्या होता है। तो देखो यहां पर सवय आने वाला कल या सवय अपना, अपना या आने वाला कल मर्द शरीर या अपना अब या आने वाला कल। इसका सही आंसर आपको देना है सवय। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है, अपने समझ में नहीं आ रहा तो सवय, सवय। तो जल्दी से बताइए बेटा, इसका रहता है सर आंसर आने वाला कल। सवय का मतलब होता है और सवय का मतलब होता है अपना। मैं हिंदी का टीचर तो नहीं हूं, पर बोलने के अंदर जो मेरा भाषा का है वो थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपको, बट यहाँ पर इसका आंसर जो रहने वाला है वो आने वाला कल या अपना होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्न में से शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। शुद्ध शब्द है उसको चुनाव करना है। दूसरा है दुनिया, दिनांक या दीवार, क्या रहता है, दूसरा है दिनांक या दुनिया या दीवार, क्या रहने वाला है, जल्दी से अपने दिमाग में सोच लीजिए। तो सर ये होता है शुद्ध शब्द, कौन सा पूछा जा रहा है हमसे, तो ये रहता है सर दीवार। दुनिया में चंद्र बिंदु नहीं आएगा, दिनांक में भी नहीं आएगा, दूसरे में विसर्ग आएगी। आगे देखो, नेक्स्ट आता है कि सही वाक्य का चुनाव कीजिए। सही वाक्य का चुनाव करना है यानी शुद्ध वाक्य अपने को छांटना है। वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, इस पाठ को पढ़ो। रात को पहरादार आया, उसे तो समझ में आता नहीं, मैं क्या करूं। अब देखो, वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, कोई मतलब नहीं बन रहा है, ये भी गलत है। इस पाठ को पढ़ो, मतलब इस पाठ को पढ़ो, नहीं, ये भी सही नहीं है। रात को पहरादार आया, इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि होगी,
तो बचता कौन है, उसे तो समझ में आता ही नहीं। तो ये रहता है द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आता है सर, खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ है। खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, गुप्त योजना बनाना, निठल्ले रहना, निरर्थक भटकना, कोई अच्छा किंतु कठिन काम पूरा करना। तो इसका क्या रहता है जी, खाक छानना, मैं तो सारे दिन भटकता हुआ खाक छान रहा था, यानी सारे दिन बिना ही काम भटका, निरर्थक, ये रहता है इसका आंसर। अब आता है सिर्फ 15 क्वेश्चन के बाद में जीके के क्वेश्चन आते हैं। प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा, प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। झालावाड़ था, चित्तौड़गढ़ था, उदयपुर था, भरतपुर था, जल्दी से बताइए सर। देखो जो कोटा रियासत थी ना, कोटा रियासत, कोटा रियासत से इसको अलग किया गया था। देखो जब 12 जो है, 12 जिले को भी वहां पर 12 गांव थे, ऐसा कहा जाता है कि 12 गांव थे, इसके कारण कोटा रियासत से भी उसको अलग किया गया था। 1991 के अंदर, 1991 के अंदर कोटा रियासत से भी अंग्रेजों ने झालावाड़ को अलग किया था, और झालावाड़ को ही कहते हैं उम्मेदपुरा की छावनी। और झालावाड़ जो है वो 1838 में इन्होंने क्या किया था, अलग कर लिया था अंग्रेजों ने। किसने अलग किया था जी, अंग्रेजों ने अलग किया था, और इसको अपने रियासत बनाया था। इसका प्रथम जो राज राणा था, राज राणा कौन था सर, इसका राज राणा मदन सिंह था। इसका राज राणा कौन था सर, मदन सिंह था। तो इसका सही आंसर क्या जाता है बेटा, झालावाड़ जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आबुद, आरबुद, आरबुद है वो सिरोही और आबू क्षेत्र को कहा जाता है। मेवात, अलवर व आसपास का क्षेत्र है वो मेवात कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर आता है गिरवा, गिरवा बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र। अब आप बताओ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मेवल, डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र। आप बताओ बेटा, यहां पर मैं बता देता हूं, आपसे पूछे यहाँ इससे संबंधित ही, देखो जैसे मुकुंदरा पूछ ले आपसे कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है, तो आपका जवाब क्या होगा, सर मुकुंदरा जो है वो कोटा में है। फिर आपसे पूछा जाए कि अपनी नाकोड़ा का पर्वत कहाँ पर है, नाकोड़ा जो है, नाकोड़ा ये सर सिवाना के अंदर है, और सिवाना कहाँ पर है, तो सिवाना है जी बाड़मेर में। फिर आपसे पूछा जाए कि अपना भाकर, भाकर जो रोजा भाकर के नाम से जानी जाती है, ये तो आप सबको पता है कि ये पर्वत है वो सिरोही के अंदर है। फिर आपसे पूछा जाए कि गिरवा के साथ में एक आता है मगरा, मगरा जो है वो क्या है, तो सर मगरा जो है उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र है। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र जो होता है उसे अपने क्या कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र को बोला जाता है बेटा मगरा। और फिर नेक्स्ट देखा जाए तो अपने आपसे पूछ लिया जाए कि देशहरो किसे कहते हैं। देशहरो जो है, देश हरो, देश मारो हरो, इसे याद रखना, देशहरो। देशहरो जो है वो उदयपुर में जो जरगा और रागा, उदयपुर में जरगा और रागा की पहाड़ी है, वहां पर जरगा और रागा की पहाड़ी है, उन पहाड़ियों के बीच में ये हमेशा ही हरा भरा रहने वाला स्थान है, वो देशहरो कहलाता है। अब बात आती है गिरवा की, तो गिरवा के अंदर अपने बात करें तो ये क्वेश्चन का सही आंसर सह रहता है। और ये क्या होते हैं सर, उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ी है, उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरे नुमा पहाड़ी है, तस्तरी नुमा पहाड़ी, इसे ही क्या कहते हैं सर, इसे ही कहा जाता है अपना गिरवा। बांसवाड़ा का दक्षिण क्षेत्र नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने आगे वाला क्वेश्चन रहता है, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। थड़ी, थड़िया कह रहे हैं, थड़िया, बीकानेर, गंगानगर व चूरू का मरुस्थलीय भाग, बिल्कुल आप चुनाव करना है इसमें से। बोराट, गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजमंद का क्षेत्रफल, मेरवाड़ा सिरोही का क्षेत्र, माल, भीलवाड़ा व टोंक जिले का भूभाग। आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत आंसर है। तो सर यहाँ पर थड़ी जो है वो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ईमानदारी से आप नोट कर लीजिएगा बेटा।
आप अपना आंसर है वो नोट कर लीजिएगा। फिर वोराट, बिल्कुल सही बात है, गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद का क्षेत्र होता है। फिर नेक्स्ट आता है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा सही नहीं है। मेरवाड़ा क्या है सर? मेरवाड़ा अजमेर और जो दिवेर था, दिवेर जो राजसमंद के बीच का क्षेत्रफल, यहां पर मेर जाति ज्यादा रहती थी, इसीलिए इसे मेरवाड़ा कहते हैं। और ये अजमेर और दिवेर के बीच का क्षेत्र है, उसे कहते हैं माल। जो है सर माल खिराड़ बोला जाता है इसको, पूरे भाषा में माल खिराड़। माल खिराड़ जो है, देखो मालपुरा टोंक से लेकर, मालपुरा टोंक से लेकर अपना जो जाजपुरा भीलवाड़ा का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? अपना माल खिराड़ के नाम से जाना जाता है, जाजपुरा भीलवाड़ा। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो जी, आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिल्ले पत्थर का शहर उपनाम से जाना जाता है। सर इशो पेपर आ गयो, नहीं तुम्हें खिंडा देंगे पेपर ने, खिंडाणो को नहीं, बढ़िया सुनो सुनो भर गया ना पेपर, इशो यासी, चिंता ना करो थे। पिल्ले पत्थर का शहर उपनाम से जाना जाता है, तो पिल्ले पत्थर का शहर आप सभी को आता है, उम्मीद करता हूं। ये कौन रहता है बेटा? जैसलमेर रहता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है लूणी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश, घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उप क्षेत्र हैं? सर 4 भौतिक विभाग हैं, उन 4 भौतिक विभागों में आपसे पूछा गया कि लूणी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश, घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के? दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो आप सबको पता है, क्योंकि भूगोल तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर। उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश का ये हिस्सा है। राजस्थान का वह जिला जो कौन सा है जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? जालोर है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है, डूंगरपुर है। आप अपना आंसर लिखिए जल्दी से, और मैं बता देता हूं आपको इसका आंसर, सभी को पता है, आपको सिरोही बहुत ही इजी पर्सन है वो है। नेक्स्ट देखो, आगे आता है, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रभावित नहीं होती है? लूणी नदी तो सागरमती के नाम से जानी जाती है, इतना हिंट्स मैं दे देता हूं। सागरमती तो उसको कहते हैं बालोतरा तक। 2 धारा है ना इसकी, लूणी नदी की 2 धाराएं हैं सर। अब देखो, बनास नदी है वो कहां से निकलती है सर? ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, तो जरूर आएगी अजमेर के अंदर पहाड़ी राजसमंद। अब आपको 2 में से ही अपना उत्तर लिखना है, जल्दी से लिखो बेटा। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, साबी या डाई? तो सर नेक्स्ट अपनी बात करें तो कौन सी रहती है? सर डाई तो आप बता रहे हो, डाई तो ये बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है, तो सर बनास आएगी तो ये भी आएगी, तो बिल्कुल आती है जी। अजमेर के अंदर कौन नहीं आती है? साबी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। आगे वाला क्वेश्चन रहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? नदी पूछ ली है आपसे, लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, बनास नदी बेराट की पहाड़ी से निकलती है, घग्गर की नदी शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। सर ये तो सारे ही मैच है, आपने तो कहा कि ए मैच कौन सा है, असंगत कौन सा है? तो बेटा ये रहा बनास है, वो असंगत है। और ये कहां से निकलता है? तो ये सर खमनोर की पहाड़ियों से निकलता है। पहले ही अभी पहले क्वेश्चन में अपने बात करके आए हैं। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट अपनी बात करें तो नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट अपनी बात करें तो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है सर 24 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है ये बताओ। तो कौन सा युग्म असंगत है जी? ये युग्म असंगत होता है बाली, या अपने बाली, बाली तो है वो नदी खारी के पास में बसा है, या बाली बांडी के पास में बसा है, या सोजत सुकड़ी के पास में बसा है, या आमेठ चंद्रभागा नदी के पास में बसा है? तो बताइए जल्दी से। बाली है वो अपने खारी नदी के पास में बसा है क्या? नहीं सर। ये किसके पास में बसा है? ये बसा है सर मीठड़ी नदी के पास। किस नदी के पास में? मीठड़ी नदी के पास में बसा है अपना शहर, कौन सा? बाली। पाली कहां पर है जी?
पाली है सर बांडी के पास, नदी के पास। सोजत कहाँ पर है सर? सूकड़ी नदी के पास। आमेट कहाँ पर है सर? चंद्रभागा नदी के पास। आमेट रहता कहाँ पर है सर? आमेट राजसमंद में रहता है। कहाँ पर रहता है सर? आमेट राजसमंद के अंदर रहता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, आगे अपने पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है? बरेठा बांध, राजसमंद, लूणकरण सर, बाल समंद। बड़ा इजी प्रश्न डाला है सर। कौन सा? लूणकरण सर रहता है। जग मंदिर जग निवास महल किस झील में स्थित है? जग मंदिर और जग निवास सर, जग मंदिर किस नाम से? जग मंदिर बेटा उदयपुर के अंदर है। और जग मंदिर जो है, अब आपको हिंट्स दे दिया मैंने, जग मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो सर ये लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। और जग मंदिर जो है वो किसने निर्माण करवाया था? तो सर ये महाराणा कर्ण सिंह ने, महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 में इसका निर्माण शुरू किया था। 1620 में निर्माण शुरू किया था, पर पूरा किसने किया था सर? इसका निर्माण पूरा किया था अपने जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने इस निर्माण को पूरा कब किया था सर? तो इसका निर्माण पूरा किया था 1651 में। और यही वो मंदिर है, यही वो प्लेस है, यही वो जगह है जहां से 1857 की क्रांति से 40 अंग्रेज भाजे थे। और उन अंग्रेजों को किसने शरण दी थी? स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। तो ये बात याद रखिएगा, किसने शरण दी थी? स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। अब देखो नेक्स्ट आता है जग निवास। कौन आता है सर? जग निवास आता है। जग निवास जो है वो किस नाम से जाना जाता है सर? इसे लेक पैलेस गार्डन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे लेक पैलेस गार्डन कहा जाता है सर। और ये जो गार्डन है, ये गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? जग निवास जो है उसका निर्माण महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था सर? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसका, महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो आदमी था उसने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था सर? ये 1746 ईस्वी के अंदर करवाया था। अब देखो यह जो मंदिर जग निवास और जग मंदिर दोनों हैं, वो है कहाँ सर? ये है पिछोला झील के अंतर्गत। कहाँ पर है सर? पिछोला झील के अंदर रहते हैं। देखो पिछोला झील जो है वो मीठे पानी की झील है। जयसमंद झील, ढेबरू झील भी बोलते हैं इसे, ढेबर झील भी बोलते हैं। 7 छोटे बड़े टापू है। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा, प्यारी, डेबरू या भीलू, इसे क्या कहते हैं? जो छोटा ही छोटा है उसे तो प्यारी कहते हैं, और जो मोटा ही मोटा है उसे बाबा का भांगड़ा कहा जाता है। अब देखो ये जो झील है, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सर जयसमंद जो झील है इसका निर्माण है वो किसने करवाया था सर? गोमती नदी पर इसका निर्माण करवाया था अपने जय सिंह ने। किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। किस नदी पर करवाया था? तो गोमती नदी पर बांध बनाकर पानी रोककर। और कब करवाया था? तो सर इसे 1687 से 91 में निर्मित करवाया था। जयसमंद झील जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील है, जो कि किसकी है सर? ये मीठे पानी की है। किसकी है? मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। पहली है गोविंद सागर। अब देखो नेक्स्ट आता है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से होते हैं? तापमान, आर्द्रता व वर्षा, वायु वेग व वायु दाब, यानी सारे के सारे ही। 29 नंबर आता है आपका कि अजमेर स्थित चश्माए नूर महल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? चश्माए नूर जो महल था उस महल को अपने किसने निर्माण करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या हुमायूं ने? जल्दी से बताइए कि किसने निर्माण करवाया था? अजमेर स्थित चश्मा-ए नूर महल का निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था।
किसने करवाया था सर? जहांगीर। जहांगीर एक बार घूमते घूमते आए और उन्होंने कहा कि भी अजमेर के अंदर जो शिकार करने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था कि मेरे को शिकार करना है और कई दिन जंगल में बिताने हैं, एकांत चाहिए था उसको, तो उसने एकांतवास के अंदर ये 1615 ईस्वी में करवाया और इसे कहते हैं चश्मा नूर को प्रकाश का झरना। क्या कहा जाता है? प्रकाश का झरना। तो ये बात याद रखिएगा, प्रकाश का झरना जो है वो कौन सा है जी? अजमेर के अंदर है। पंचकुंड, जहां पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे, कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा कि पुष्कर के अंदर स्थित है। फिर देखो नेक्स्ट आता है, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? अजय राज ने, विग्रह राज ने, अरुणोराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने? किसने करवाया था सर? तो ये करवाया था बेटा अरुणोराज ने। किसने करवाया था? अरुणोराज ने। नेक्स्ट आता है, सावण भादो महल किस दुर्ग में स्थित है? सर हमने तो इतने दिन ये बात सुनी नहीं कि सावण भादो महल, ये आंसर भी हो सकते हैं क्या? विलासगढ़ 12, शेरगढ़ 12, शाहबाद दुर्ग 12 या नाहरगढ़ दुर्ग 12, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं सर। सावन भादो महल जो होते हैं वो सर ज्यादातर तो हमने देखे हैं कि सावन भादो महल जो है वो कहाँ पर है? डींग भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है सर? डींग भरतपुर के अंदर है। बट यहाँ पर एक किला भी है जिसके अंदर है, आप हमें बताओ कि कौन सा है? सावन भादो बांध कहां पर है? तो आपका जवाब होगा कि ये कोटा के अंदर है। आपसे पूछे सावन भादो परियोजना यानी सिंचाई परियोजना कहां पर है? तो आपका जवाब होगा कोटा में है। आपसे पूछे कि सावन भादो नहर कहां पर है? तो नहर भी कहां पर है जी? कोटा के अंदर है। आपसे पूछे कि सावन भादो की कड़ाई कहां पर है? तो कड़ाई है जी देशनोक के अंदर। आपसे पूछे कि सावन भादो की अपने महल बात कर ली, आपसे पूछ ले झरना, तो झरना कहां पर है जी? जोधपुर में है। झरना जोधपुर में है। आपसे पूछ ले झील कहां पर है? तो झील कहां पर है जी? सिरोही के अंदर है। सावन भादो की झील जो है वो कहां पर है सर? सिरोही के अंदर है। आपसे पूछा जाए कि सावन भादो का मंदिर कहां पर है? तो मंदिर है वो जयपुर के अंदर है। तो ये बात याद रखिएगा, कुछ जितनी थी बात याद रहेगी, बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। कृषि पर्यवेक्षक लागण तो रखो। नेक्स्ट देखो आगे आता है, अरे इसका आंसर तो बताया नहीं। इसका आंसर रहता है भी शाहबाद दुर्ग 12 के अंदर भी क्या है? सावन भादो महल है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से है? आ बात कटू आगे भी, किस सभ्यता का संबंध ईरान से है? तो किसका है भी? आहड़ का, कालीबंगा, गिलूंड, अटरू। सर दोनों तुम्हारे लागे ही कौन ही। अब बच्ची के दो आहड़ या कालीबंगा, तो सर मारो जवाब तो इंग मां थोड़ो अटपटो है। कौन सो है जी? आहड़। कौन है जी? आहड़ के अंदर रहता है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस पशुओं का पालन कालीबंगा के निवासियों द्वारा किया जाता था? भेड़, भेड़ चरानता, बकरी चरानता, गाय चरानता, भैंस चरानता, सुअर चरानता, ऊंट चरानता, कि सारा ही चरानता? जल्दी बताओ क्या क्या अपने को इसके पुरातत्व अवशेष मिल चुके हैं। तो 24 मिनट से ज्यादा यानी आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। 1 घंटे में आप सल्टा दे रहे? बिल्कुल सल्टा दे, कोई दिक्कत नहीं है। किस पशु का पालन कालीबंगा के निवासियों द्वारा किया जाता था? तो ये सारे जितने भी पशु हैं वो अपने उक्त सभी सारे पशुओं का पालन करते थे। वर्तमान में तंदूर के समान चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, आहड़ से मिले हैं, बालाथल से मिले हैं या लाछुरा से मिले हैं? सर लाछुरा तो एमपी में रहती है, बालाथल, कालीबंगा, आहड़, तो सर ये दो ही लगते हैं। और मेनली कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। आगे आता है क्वेश्चन की मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप किस सभ्यता की विशेषता थी? आहड़ की थी, गिलूंड की थी, ओजियाना की थी या लाछुरा की थी? कौन सी की अपने चक्रकूप सभ्यता की विशेषता थी? गिलूंड कहां पर रहती है सर? गिलूंड जो होती है वो आपका रहता है राजसमंद के अंदर। गिलूंड सभ्यता जो है वो सर राजसमंद के अंदर है। ओजियाना जो है वो आपकी भीलवाड़ा में रहती है। और आहड़ जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है लाछुरा एमपी के अंदर रहती है। यहाँ पर राम मंदिर है और ये भी, इसमें भी सावन भादो मंदिर भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता जो है वो रहती है। संत मल्लिक साहब पीर की दरगाह तथा परमार कालीन कीर्ति संबंध किस दुर्ग के अंदर है?
तो ये रहता है जालोर के अंदर, सोजत के अंदर, मेहरानगढ़ के अंदर या कुमलगढ़ के अंदर। किसके अंदर? संत मल्लिक शाह पीर की दरगाह है। तो जालोर के अंदर है या सोजत के अंदर है या मेहरानगढ़ के अंदर है या कुमलगढ़ के अंदर है? सोजत पाली में रहता है, जालोर जालोर में रहता है, मेहरानगढ़ जोधपुर में रहता है, कुमलगढ़ चित्तौड़गढ़ में रहता है। जल्दी से बताइए। तो देखो जी, ये रहता है संत मल्लिक शाह की दरगाह है जालोर के अंदर। जालोर जो दुर्ग है उसे सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। और ये दुर्गों का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी के अंदर किसने करवाया था सर? परमार शासकों ने करवाया था। किन्होंने करवाया था जी? परमार शासकों ने करवाया था। यहाँ पर ज्यादातर जो शासन रहा था वो इन्हीं का रहा था। तो ये बात याद रखिएगा, 10वीं शताब्दी में परमार शासकों के द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन आता है, थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की यश गाथा गाते हैं? सर जी, थोरी जाति का लोग क्या सागी गास कह, अगर फॉर्म में एड आवे तो, पर आपने कनु प्रश्न पूछा रहा है, मजाक की सो बात है। थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की यश गाथा गाते हैं? सारंगी, वीणा, एकतारा या ढोलक? तो सर थोरी जाति तो आप हमने पढ़ा है कि माठ के साथ गाते हैं। आपको शाणे बनने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें आंसर बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही रहेगा। गुरुजी शाणा तो मेहमान ज्ञान है, बिल्कुल आपको ज्ञान है, पर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। थोरी जाति है उसके लोग किस वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की यश गाथा गाते हैं? सर सारंगी के साथ। किसके साथ? सारंगी के साथ। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है। खेतला जी का मंदिर है वो कहां पर है? महाकालेश्वर मंदिर कहां पर है? आई माता का मंदिर कहां पर है? वीरातरा माता का मंदिर कहां पर है? तो जल्दी से आंसर दीजिए कि आप जो आंसर वाले हो उसमें 1-2 को मिलान कर लिया करें, बाकी अपने आप 16 हो जाते हैं। जैसे देखो खेतला जी का मंदिर है वो कहां पर रहता है जी? पाली के अंदर रहता है। फिर अपनी बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर जो है वो कहां पर रहता है सर? महाकालेश्वर मंदिर जो है वो उदयपुर में रहता है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। और वीरातारा माता जो है वो कहां पर रहता है? बाड़मेर के अंदर। तो इसका पहला आंसर सही हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है 40 नंबर, माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला कहां पर लगता है? गधों का मेला तो सर हमने लूणियावास जयपुर के अंदर सुना था, बिल्कुल सुना था। अब आपको इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बताना है। पहला है जी बरमाणी माता का मंदिर। बरमाणी माता का मंदिर जो है वो सोरसेन 12 में है। कहां पर है जी? सोरसेन 12 में है। तो यहां पर पूछा है माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला। अब देखो पुष्कर जो है वो आप सबको पता है अजमेर में है। यहाँ पर सावित्री जी का भी मंदिर है और ब्रह्मा जी का भी मंदिर है। गुरुजी थान ब्रह्मा नाम लिखने को नहीं भाई, और रोड़ो ही है मेरे प्रोग्राम अठ जठे है कि मां अहियां लागे करे नहीं, बट रोड़ो है मेरे। ब्रह्मा, ब्रह्मा मंदिर कहां पर है सर? अजमेर के अंदर है। ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? अजमेर में है। और छींक माता का मंदिर, छींक माता का मंदिर सर जयपुर के अंदर है। अब देखो जो ब्रह्माणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में है, यहां पर ही क्या रहता है सर? माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भी लगता है। और कहां पर लगता है जी? तो लूणियावास, लूणियावास जयपुर के अंदर भी लगता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो आगे वाला क्वेश्चन आता है, कैंट एग्रीकल्चर शुरू होती है कि कैंट जो किस्म है, कोचमेन किस्म है, फ्लेमिंग गोल्ड किस्म है, वो किससे संबंधित है? रिजका से, लूसेंट से है, मेडिकागो सेटाइवा से, एविना फतुआ से, टोबैको टोबैको से या तंबाकू से, बरसीम से? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम और रिजका मेडिकागो सेटाइवा, जी एविना फतुआ। बताइए जल्दी से, रिजका कौन से कुल से होता है सर? यदलनी से होता है। टोबैको कौन से कुल से होती है सर? सोलेनेसी से होती है। आप बताओ कि जई किस कुल से होती है सर? तो जई जो होती है वो ग्रेमिनी से होती है। आप बताओ कि बरसीम किस कुल से होती है? तो लेग्यूमिनोसी से होती है। यहां पर सभी को पता है आपको कि कौन सा रहने वाला है? कैंट कोचमेन जो फ्लेमिंग गोल्ड किस्म है वो जई की रहती है। और कैंट किसकी होती है? कैंट किस्म जो है
वो जई के अलावा आम की भी होती है, ये बात याद रखिए, आम की भी होती है। और किसकी होती है कमेंट करके बताना। पूसा सदाबहार, पूसा दो मौसमी, पूसा दो मौसमी व पूसा नवबहार उन्नत किस्में हैं, जई की, बरसीम की, रिजका की या ग्वार की, किसकी किस्म रहती है? पूसा सदाबहार, पूसा दो मौसमी और पूसा नवबहार किस चीज की उन्नत किस्में हैं? पूसा दो फसली भी होती है, आपको बताना है पूसा सदाबहार, पूसा दो मौसमी, पूसा नवबहार किसकी उन्नत किस्में हैं? तो सर ये जो किस्म रहती है पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार, वे रहती है सर गवार की किस्म। और गवार की भी किस्म किसके लिए? तो सब्जी के लिए रहती है, सब्जी हेतु उपयुक्त होती है। और कौन सी होती है सब्जी के लिए? तो सर दुर्गा बहार और शरद बहार भी किस्म इसकी, दुर्गा बहार और शरद बहार किस्म भी इसकी रहती है, अपने किसकी रहती है भी? गवार की सब्जी के लिए उपयुक्त किस्म रहती है। अब देखो गवार जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि 100 ग्राम गवार में क्या क्या पाया जाता है, 100 ग्राम गवार जो होता है उसमें क्या क्या रहता है? तो सर 100 ग्राम गवार के अंदर 10.8 ग्राम तो क्या रहता है? अपना कार्बोहाइड्रेट रहता है, 10.8% कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसमें 3.2 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके बाद में इसमें 1.4 ग्राम क्या पाया जाता है? मिनरल पाए जाते हैं। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें देखो ग्वार जो गम होता है, ग्वार गम का कितना परसेंटेज रहता है? ग्वार गम जो होता है ग्लैक्टोमेनन, इसके अंदर एक रसायन होता है, उसको अलग करते हैं और इसका परसेंटेज कितना रहता है? 33% रहता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बरसीम के बीजों को उपचारित करते हैं राइजोबियम मेलिलोटाई से, राइजोबियम ट्राइफोलाई से। तो बरसीम का नाम होता है ट्राइफोलाइम अलेक्जेंड्रम और इसके लिए अपने क्या रखते हैं भी? राइजोबियम ट्राइफोलाई। नेक्स्ट आता है, कपास की एक बेल का वजन कितना होता है? कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है? तो आपका जवाब होगा कि यह 170 किलो होता है, लगभग 375 पाउंड के करीब होता है। अब देखो नेक्स्ट आता है, सूरजमुखी की अनुकूल बीज दर कितनी होती है? सूरजमुखी हेलियंथस एनस के नाम से जानी जाती है, कंपोजिट इसका कुल होता है, इसकी बीज दर आपसे पूछी गई है। सूरजमुखी जो है वो इसका ओरिजिन पैलेस क्या होता है? तो इसका ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थल जो है वो उष्ण अमेरिका है। उत्पत्ति स्थल कौन सा है जी? इसका उत्पत्ति स्थल उष्ण अमेरिका है। आपसे पूछा जाए कि ये अमेरिका से भारत में कब आई थी? तो यह यूएसए से भारत के अंदर कब आई थी भी? 1969 के अंदर आई थी, 1969 के अंदर भारत में इसको लाया गया था। सूरजमुखी जो होता है वो डीएनपी होता है, डे नेचुरल प्लांट होता है, साथ में यह परपरागित किस्म होती है। इसका मुख्य जो कीट होता है या मुख्य जो शत्रु होता है वो तोता होता है। इसका पुष्प क्रम की बात करें तो ये क्या होता है जी? कैपिटुलम इसका पुष्प क्रम कहलाता है। ठीक है, याद रखना। और सूरजमुखी की अनुकूल बीज दर कितनी है? तो सर वो 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर है, और इतनी ही उपज रहती है। सूरजमुखी सर्वाधिक कर्नाटक में होती है। फिर देखो आता है नेक्स्ट, अरंडी ऋषिनस क्यूमिनस का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत है, उष्ण अफ्रीका है, उष्ण अमेरिका है या उष्ण एशिया है? अरंडी जो होती है उसका कुल कौन सा होता है? तो आप सबको पता है कि इसका कुल U4BAC होता है। U4BAC कुल के साथ इसमें एक जहरीला पदार्थ होता है, और यह जो जहरीला पदार्थ है किस नाम से जाना जाता है? रिसिन नाम से जानते हैं। इसीलिए इसका तेल जो होता है वो कैसा होता है? अखाद्य तेल होता है। कैसा होता है? अखाद्य तेल होता है। और यह कैसा प्रभाव डालती है? तो यह एक एलिलोपैथिक फसल है। कैसी है? एलिलोपैथिक फसल है। और कौन सी है? तो एलिलोपैथिक फसल सर एक तो सूरजमुखी होती है। कौन होती है? सूरजमुखी होती है। दूसरी फसल बोएंगे तो अपना अंकुरण कम होगा। अरंडी होती है, उसके साथ में कुसुम भी होती है, याद रखिएगा। ये एलिलोपैथिक फसल होती है। आपसे पूछा जाए कि अरंडी कहाँ की है? तो अफ्रीका से आई हुई है। और एक बात और होती है, अरंडी अपने को दिखती कैसी है? द्विबीजपत्री जैसी, परंतु होती कैसी है?
सर ये एक बीजपत्री जैसी होती है, ठीक है। इसके बीज जो होते हैं ना उनमें एल्ब्यूमिनॉइड्स और एल्यूरोन परत पाई जाती है, इसीलिए एक बीजपत्री जैसी मोनोकोट होती है। फसल के रूप में सोयाबीन अमेरिका से भारत में किस वर्ष लाई गई थी? तो सूरज देखो बाद में उगा था और सोयाबीन है वो पहली उगी थी। सोयाबीन जो होता है वो अमेरिका का पीला सोना है। अमेरिका का क्या है? अमेरिका का पीला सोना है। अमेरिका का पीला सोना। अपने पास मिनट कितनी है? अपने पास मिनट है सर 24 मिनट है, जल्दी जल्दी करते हैं। अमेरिका का पीला सोना है, इसे 2 in 1 क्रॉप कहते हैं। 2 in 1 क्रॉप भी कहा जाता है, इसे वंडर क्रॉप भी कहते हैं, चमत्कारी फसल भी इसे कहा जाता है। इसे वंडर क्रॉप के साथ में इसे पुअर मैन्स मीट भी बोला जाता है, गरीब आदमी का मांस भी कहते हैं, इसे गरीब आदमी का मांस भी कहते हैं। उसके बाद में आपसे पूछे कि यह जो होता है इसे बोनलेस मीट भी बोला जाता है। बोनलेस मीट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और यह आत्मघाती फसल के नाम से भी जाना जाता है। आत्मघाती फसल भी इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से आपसे पूछा जाए तो सोयाबीन कब आई थी भारत के अंदर? तो ये आई थी सर 1968 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे वाला क्वेश्चन आता है। आगे वाला रहता है मूंग की किस किस्म को जो वर्षा और गर्मी दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है? यानी अपने कहें जायद और खरीफ दोनों ऋतुओं के अंदर अपने उगा सकते हैं। मूंग की ऐसी कौन सी किस्म है? तो टाइप फर्स्ट, टाइप 44, पूसा वैसाखी। पूसा वैसाखी एक ऐसी किस्म है जिसका गन्ना के अंतरा सेशन में उपयोग करते हैं और यह 1998 में विकसित की गई थी। किससे विकसित की गई थी? तो ये T1 इंटू T49 से विकसित की गई थी। आपसे पूछा जाए K851 जो होती है वो 60 से 65 दिन में पकने वाली किस्म है और SML 668 की तरह ही ये भी जल्दी पकने वाली किस्म होती है और K851 का ही अपने क्या कर सकते हैं, दोनों ऋतुओं में खेती कर सकते हैं। आगे देखो आर्केल, अर्ली बंजर, बोनविले, अर्ली दिसंबर किसकी उन्नत किस्म है? मसूर की है, मटर की है, चना की है या कुसुम की है? आपको कमेंट करके बताना है बेटा, हाथों हाथ कमेंट करके बताना है मसूर का नाम और अलसी का नाम और फिर सनई का नाम। बड़े ही कंफ्यूजन वाले नाम होते हैं, आप जल्दी से बताइएगा। आर्केल, अर्ली बंजर, बोनविले, अर्ली दिसंबर किसकी किस्म होती है जी? मटर की किस्म होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो अपने बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1965 में बाजरे की संकर किस्म HB फर्स्ट PIU लुधियाना द्वारा विकसित किस्म है और इसमें किसका प्रयोग किया गया? 23 टिप्ट 23A बिल 3B टिप्ट 23A J88 टिप्ट 23A J104 कोई नहीं। किसका प्रयोग किया गया था? तो हमें पता तो है सर जीन जो होता है टिप्ट 23A बिल 3B का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखो ज्वार की प्रथम संकर किस्म CSS फर्स्ट जो थी वो कब आई थी? 1961, 62, 63 या 64 के अंदर। तो बाजरा से पहले आई थी। कब आई थी सर? 1964 के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि ज्वार के 1000 दानों का वजन कितना होता है? ज्वार का 1000 दानों का वजन कितना होता है? तो 25 से 30 ग्राम, यानी यहाँ पर परीक्षण भार की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है मुख्यतः मक्का में किस खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है? सर मक्का में एट्राजिन भी प्रयोग कर सकते हैं, सीमाजिन भी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें पहले क्या करना होता है? तो सर हमें पहले करना होगा सीमाजिन। सीमाजिन बैन हो गया है तो एट्राजिन प्रयोग करने लगे और एट्राजिन भी बैन हो गया तो नया ही करेंगे अभी। अब देखो मक्का जो होता है ना, मक्का जो है वो किस टाइप की फसल है सर? मक्का जो है वो प्रोटोएंड्री टाइप की फसल होती है। प्रोटोएंड्री यानी नर भाग पहले विकसित होता है। इसमें नर को क्या कहते हैं? नर को टेसल कहते हैं, मादा को क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं। और मक्का के अंदर अपनी बात करें तो सर तेल कितना परसेंटेज होता है? मक्का के भ्रूण में तेल जो होता है वो 4% तेल पाया जाता है। कितना परसेंटेज जी? 4%। धान के खेतों में कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? मीथेन का, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया? किस गैस का धान के खेतों से उत्सर्जन होता है? तो आप सभी को पता है किसका रहता है सर? मीथेन का रहता है। नेक्स्ट देखो धान के पौधों में पेनिकल इनिशिएशन
यानी पेनिकल किसको कहते हैं, धान के पुष्प को कहते हैं। पुष्प पाने की अवस्था है वो कब आती है, रोपाई के तुरंत बाद आ जाती है, या अधिकतम टिलर्स अवस्था के बाद में आती है, या बूट लीफ अवस्था के बाद में आती है, रोपाई के बाद में कभी भी आ सकती है। तो हम कहते हैं कि जब भी गेहूं के अंदर पढ़ते हैं सर करी, टिंगर, जॉइंट, बूट, मिलेट, डफा, तो टिलरिंग, CRI टिलरिंग, उसके बाद में जॉइंटिंग, जॉइंटिंग के बाद में मिल्किंग, मिल्किंग नहीं बूटिंग, बूटिंग, बूटिंग के बाद में मिल्किंग, और मिल्किंग के बाद में अपना डफिंग। तो ये रहता है। देखो जो बूटिंग स्टेज होती है उसमें अपने क्या आ जाता है, उसी में पेनिकल इनिशिएशन, यानी बूट लीफ जब बनेगी, फ्लैग लीफ बनेगी, तो उसी के बाद में पेनिकल बनना स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। अब अपनी बात करें बूटिंग जो अवस्था होती है ना धान के अंदर, वो धान में सर्वाधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को पूछे तो भारत को अगर कृषि जलवायु क्षेत्र में पूछे तो वो 15 है, अगर ICR और NARP के अनुसार पूछे तो वो लगभग 121 है। अब देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान को कितने में है सर, राजस्थान को 10 में है, तो ये कौन सा आंसर हो जाता है जी 15। नेक्स्ट देखो टिल्थ का संबंध है, टिल्थ है वो क्या है, तो सर टिल्थ है वो टिलेज का परिणाम है, टिलेज का परिणाम ही क्या है, टिल्थ है, टिलेज का परिणाम टिल्थ है। तो सर यहाँ पर टिल्थ होता क्या है, जब भी टिलेज करेंगे, भू परिष्करण करेंगे तो किस में चेंज होगा, क्या आप मृदा के पुंज में आकार में चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप मृदा के कणों का आकार चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर। मृदा पुंज की व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। ज्यादातर हम क्या करते हैं सर, मृदा पुंज की व्यवस्था को चेंज करते हैं, ताकि हमारा टिलेज करने का मतलब क्या होता है कि मृदा संरचना में, मृदा संरचना में परिवर्तन, ये बात याद रखिएगा। मृदा संरचना सुधरती है तो मृदा की भौतिक दशा सुधरती है, और मृदा की भौतिक दशा ही क्या होती है, टिल्थ होती है। आगे चलो, केनोला का क्या संबंध है, केनोला का संबंध है सरसों से, कुसुम से, नाइगर से या सूरजमुखी से, तो आप सबको पता है केनोला जो है वो सरसों से संबंधित है। यह कनाडा के सरसों के तेल का ब्रांड है, तेल का ब्रांड नाम है। वहां पर क्या होता है, वहां पर सरसों के तेल में हम सभी को पता है सर कि इरूसी कमल होता है। ये इरूसी कमल जो होता है वो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही घातक होता है। और जो अपना केनोला होता है, इस केनोला के अंदर ये कितना पाया जाता है, केनोला में 2% से कम होता है, हमेशा ही कितना क्या होगा, 2% से कम होगा। अब देखो जी केनोला जो है उसके अंदर तो 2% से कम होता है, वास्तव में होता क्या है, 42 से 45% पाया जाता है। भारत के अंदर इसे इतना ज्यादा नहीं निकाला जाता, क्योंकि इरोसी कमल हार्ट पेशेंट के लिए घातक तो होता है, परंतु उतना ही ये अपने लिए तेल में ताप के प्रति, तेल में ताप के प्रति क्या लेकर आता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है, ताप के प्रति प्रतिरोधकता लेकर आता है। इससे क्या नहीं होता, इससे सर तेल के गुणों में चेंजेस नहीं आते, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो जी मृदा संरचना का संबंध क्या है, मृदा संरचना कणों का आकार का वितरण है, मृदा कणों की व्यवस्था है, या मृदा कणों का पुंजन है, या जल धारण क्षमता है, क्या रहता है मृदा संरचना का संबंध, कणों का आकार का वितरण, मृदा कणों की व्यवस्था, या मृदा कणों का पुंजन। तो यहाँ पर जब मृदा के कण एक दूसरे के पास में आते हैं तो ये क्या हो जाती है सर, मृदा जो कण होते हैं उन कणों की व्यवस्था बन जाती है, प्राथमिक और द्वितीयक कणों की व्यवस्था को ही अपने मृदा संरचना कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है 60 नंबर क्वेश्चन कि गेहूं में किस तत्व की पूर्ति करने से पोलन वाइबिलिटी यानी पराग जैविकता अच्छी रहती है, जस्ते के द्वारा, मोलिब्डेनम के द्वारा, बोरोन के द्वारा, या मैग्नीशियम के द्वारा। हमें पता है कि पोटेशियम एंड बोरोन जो होता है वो शर्करा निर्माण और ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण में सहायक होता है। पोलन को क्या चाहिए, वर्तिकाग्र पर अपना
अंकुरण के लिए भोजन चाहिए, और भोजन कौन प्रोवाइड करवाता है? बोरॉन प्रोवाइड करवाता है। आगे देखो, ट्रिपल सी साइकोसेल जिसको अपने बोलते हैं, ट्रिपल सी, इसको और क्या कहा जाता है? तो सर इसको क्लोरोकोलिन क्लोराइड भी बोला जाता है, क्लोरोकोलिन क्लोराइड भी बोला जाता है। ये क्लोरोकोलिन क्लोराइड जो होता है, ये सी, इसका यहां से सी लिया है, यहां से सी लिया है, और यहां से सी लिया है। इसी को अपने क्या कहते हैं सर? इसी को कहा जाता है साइकोसेल। क्या कहते हैं? साइकोसेल कहा जाता है। और यह क्या होता है? एक तो देखो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं और एक ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं, दोनों में फर्क होता है। यह ट्रिपल सी का प्रयोग करने पर पौधे की जो ऊपरी भाग होते हैं उनकी ग्रोथ है वो संदमित हो जाती है, उनकी वृद्धि है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, परंतु जड़ों की वृद्धि है वो चलती रहती है। इसीलिए ट्रिपल सी एक प्रकार का इनहिबिटर माना जाता है, न कि रिटार्डेंट माना जाता है। तो यह क्या करता है सर? ये जिब्रेलिन के जैव संश्लेषण को रोक देता है, यानी जिब्रेलिन जब बनता है उनके फेज में आने वाले जितने भी केमिकल है उसके निर्माण को रोक देता है। आता है निम्न में से किस हार्मोन को प्रतिबल या स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं? तो एबीए को कहा जाता है। जहां पर भी मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है वीडियोस के अंदर कि पानी की कमी जहां पर अपने को मिले, पानी की कमी के कारण ही तो स्ट्रेस आता है, पानी की कमी जहां पर मिले तो वहां पर एबीए मिले तो एबीए कर दो, सोडियम मिले तो सोडियम कर दो, प्रोलिन मिले तो प्रोलिन कर दो। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। आगे देखो, नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी पपीते की मादा और उभयलिंगी किस्म नहीं है? कौन सी किस्म नहीं है? मादा और उभयलिंगी मतलब सर गायनोडायोसियस आलोगे, गायनोडायोसियस तो मान बेरो है सर। कौन कौन सी है? तो सर पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, कुर्ग हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू पहली गायनोडायोसिस किस्म है पपीता की। याद रखना, पपीता की फर्स्ट जो गायनोडायोसिस है वो कौन सी है? तो फर्स्ट है सर कुर्ग हनीड्यू, याद रखिएगा भी, कुर्ग हनीड्यू पपीता की पहली गायनोडायोसिस किस्म होती है। इसमें से कौन सी नहीं है? तो CO4 नहीं है सर, बाकी सारी है। DMC TSS होता है। नेक्स्ट देखो जी, सेब में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो टार्ट्रिक है, पामिटिक है, साइट्रिक है, या मेलिक है? टार्ट्रिक तो किस में होता है सर? अंगूर में होता है या इमली में होता है, टेमरिंड के अंदर पाया जाता है। और पामिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू के अंदर होता है। किसमें होता है? नींबू के अंदर। मेलिक अम्ल जो है वो प्याज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्याज में। फिर सेव में भी होता है और फिर गाजर में भी होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि मेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेव में होता है। केले में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? केले के अंदर पोटेशियम अधिक होता है। नेक्स्ट देखो, ओलियोरेजिन किसका उत्पाद है? ओलियोरेजिन किससे मिलता है सर? मिर्च से भी मिलता है, इसके अलावा काली मिर्च से भी मिलता है, काली मिर्च से भी ओलियोरेजिन मिलता है। नेक्स्ट देखो, पौधों में प्रशिक्षण, यानी यहां पर आता है संधाई, संधाई की कला जिसमें उन्हें तरह तरह के आकार प्रदान करते हैं, जैसे पक्षी, जानवर, छतरी इत्यादि। इस कला को क्या कहते हैं? टोपियरी कहते हैं, एजेस कहते हैं, हेजेस कहते हैं, या बारादरी कहते हैं। बारादरी तो जिसमें 12 दरवाजा खुलते थे, राजा रानी आनंद लिया करते थे बरसात का, ये बारादरी हुआ करती थी। एजेस जो होते हैं, एक होता है हेजेस, हेजेस जो अपने क्या करते हैं, अपना जो ये गार्डन है, इस गार्डन के चारों सीमा पर लगाते हैं, उसको तो हेजेस बोलते हैं। और जो रास्तों के किनारों पर लगाया जाता है उन छोटी छोटी झाड़ियों की लाइनों को एजेस बोला जाता है। इसमें क्या रहता है सर? टोपियरी। अगर कोई पौधे को छोटा आकार दे रहे हैं और उसे क्या बोला जाता है? बोनसाई बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, गुलाब की पहली संकर टी वर्ग की किस्म है। पहली संकर कौन सी थी सर? तो पहली संकर थी गुलाब की रोजा शरबत। रोजा शरबत जो थी उसको किसने बनाया था? डॉक्टर बीपी पाल ने बनाया था। रोजा शरबत को किसने बनाया था? डॉक्टर बीपी पाल ने बनाया था। और कब बनाया था? 1962 के अंदर बनाया था। परंतु हमसे पूछा है टी गुलाब की, टी हाइब्रिड जो है, वर्तमान गुलाब का जो आपसे पूछा जाए कि वर्तमान गुलाब का जनक कौन है, तो वो है टी हाइब्रिड। कौन है जी? टी हाइब्रिड। इसकी पूछिए तो आपका जवाब होगा
ला फ्रांस। कौन है जी? ला फ्रांस। विश्व में फूलों के निर्यात में प्रथम स्थान किस देश का है? इटली का, कोलंबिया का, नीदरलैंड का या भारत का? जल्दी से आप जवाब सोच लो, मैं आंसर देता हूं। किसका रहता है? नीदरलैंड का। नेक्स्ट देखो जी, पके हुए करेले की सब्जी को कौन सा ग्लूकोसाइड सड़ने से बचाता है? तो करेले के अंदर भी कुकुरबिटासिन पाया जाता है। अगर करेले में आपसे पूछा जाए कि कड़वापन किसके कारण होता है, कड़वापन जो होता है वो किसके कारण होता है? मेमोरडिकोसिनेट के कारण होता है, मेमोरडिकोसिनेट। परंतु पके हुए केले के अंदर देखो ये कुकुरबिटेसिकुल है, तो कुकुरबिटेसिन तो जरूर पाया जाएगा और वो ही उनकी रक्षा करता है। लहसुन में पाया जाने वाला एमिनो अम्ल कौन सा है? आप बताओ कि डाई एलिल डाइसल्फाइड है या एलिसिन है, एलिनेज है या एलिन है? क्या रहता है? जल्दी से आप आंसर सोचो, मैं आंसर देता हूं एलिन। क्या होता है? एलिन। एलिन पर एलिनेज एंजाइम काम करता है तो क्या बनता है? एलिसिन, और एलिसिन के कारण सुगंध आती है। याद रखिएगा एमिनो अम्ल, यह एलिन जो होता है वो किससे बना होता है? अपना सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन एमिनो अम्ल से बना होता है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है प्याज में तीखापन किस तत्व के कारण होता है? तो एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, आप याद रखना एपीडीएस, और डाई एलाइल डीएडीएस ये अपना लहसुन के अंदर होता है। ओके, प्याज के बल्ब को अच्छी तरह भंडारण हेतु उचित तापमान डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए। कितने तापमान पर? 0 से 2, 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25। प्याज को भंडारित करने के लिए अपने कितने डिग्री सेल्सियस तापमान है वो उपयुक्त रहता है? तो यहाँ पर आपका आंसर जल्दी से सोचिए भी, यहाँ पर अपने 65 से 70% अपने पास अगर RH हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, तो अपने 5 से 6 महीने के लिए प्याज को भंडारित कर सकते हैं। और भंडारित जो है वो अपने कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो सर 0 से 2 डिग्री सेल्सियस पर, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस पर प्याज को भंडारित है वो किया जा सकता है 5 से 6 महीने के लिए। फिर देखो, आलू की सुसुप्त अवस्था को तोड़ा जा सकता है थायोयूरिया से, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन से, या पोटेशियम थायोसाइनेट से, या उपरोक्त सभी से? किससे तोड़ा जा सकता है? सर हमने सुना है कि 1% थायोयूरिया होती है वो अपने आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ सकती है। या अपनी बात करें तो सर जिब्रेलिक एसिड जो होता है लगभग 50 से 100 ppm अपने उसके अंदर डुबोकर तोड़ सकते हैं। हमने ये पहले नाम नहीं सुने, तो ये रहता है उपरोक्त सभी, इनसे भी तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, CO2 से भी तोड़ा जा सकता है इसकी। तो चुकंदर की आदर्श बीज दर क्या होती है? क्या आपको पता है चुकंदर क्या होता है? तो सर चुकंदर जो है, चुकंदर इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं बीट रूट। क्या कहा जाता है? बीट रूट। और इसे ही कहा जाता है शुगर बीट। क्या कहते हैं? शुगर बीट। चुकंदर जो होगा वो ऑलवेज, इसे ही चुकंदर भी इसे ही बोला जाता है। बीट रूट और शुगर बीट में अंतर क्या होता है? बीट रूट होता है वो लाल होता है, शुगर बीट जो होता है वो सफेद होता है। बीट रूट से अपने चीनी नहीं बना सकते, परंतु शुगर बीट से अपने क्या बना सकते हैं? चीनी बना सकते हैं। दोनों ही जो अपने जड़ के प्रकार होते हैं। और अब देखो, इसका जो कुल होता है वो कौन सा होता है? तो चुकंदर जो होता है वो चिनोपोडियेसी कुल का होता है। चुकंदर किस कुल का होता है? चिनोपोडियेसी कुल का होता है, याद रखना। कौन सी कुल का? चिनोपोडियेसी कुल का रहता है। अब चुकंदर के साथ में मैंने आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको, शकरकंदी, शकरकंदी, शकरकंदी जो होती है उसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है सर? स्वीट पोटैटो जो होती है इसका नाम होता है आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बटाटा। बीट रूट होता है उसका नाम होता है बिट्टा वल्गेरिस वेराइटी अल्टीसीमा, और शुगर बीट का नाम होता है बिट्टा वल्गेरिस वेराइटी रूबरा। कौन सी? रूबरा। अब देखो, शकरकंदी जो होती है कि पापा शकरकंदी दिला दो, का शक्कर घरे गणी माँ तेरी गंदी गणी, तो वाह बात है। शकरकंदी का फैमिली कौन सा होता है? कौन वो? वुल, वुलेसी। इसका इतना ही गंदा फैमिली होता है ये। और किसका होता है? हिरणखुरी का होता है। अब देखो, यहां पर आपसे पूछा जाए कि सलजम जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं टर्निप। सलजम को क्या बोलते हैं? टर्निप बोला जाता है। सलजम को सर टर्निप बोलते हैं। तो ये बात अपने क्लियर रखना।
सलजम तो आप सबको पता ही है कि ये ब्रेसिकेसी कुल का होता है, ठीक है। चुकंदर की बीज दर है वो कितनी रखते हैं, तो 4 से 6 किलो बीज दर रखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंच ब्रेकफास्ट पूछा चेत की, अर्का निशांत और बॉम्बे रेड किसकी उन्नत किस्म है। तो यहाँ पर आप सबको पता है चेतकी और केतकी याद किया होगा आपने, अर्का निशांत याद किया होगा, किसकी किस्म होती है सर, मूली की किस्म होती है। फिर देखो नेक्स्ट चलते हैं, मूली का तीखापन किस वाष्पीकृत कंपाउंड के कारण होता है, वाष्पीकृत अपने यौगिक के कारण होता है, तो आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। बाकी तो आप जानते हैं। पंत अनुपमा, अर्का कोमल तथा ब्लू लेक किसकी उन्नत किस्में हैं। पंत अनुपमा, अर्का कोमल और ब्लू लेक राजमा की किस्म रहती है। किसकी किस्म रहती है, राजमा। एकमात्र ऐसी फसल है जो कि अपने दलहनी होने के कारण फिर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। ग्वार के लिए आदर्श बीज दर कितनी होती है, तो सर इसका आंसर रहता है आपके सामने, ये रहता है 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। फिर देखो नेक्स्ट आता है, किस तत्व के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, तो सर कैप्सेसिन के कारण मिर्च में चरपराहट होती है। एंथोसाइनिन लाल रंग उत्पन्न करता है परंतु मिर्च में नहीं करता है। कैप्सेथीन मिर्च में लाल रंग का कारण होता है, और टमाटर में लाल रंग का कारण होता है वो लाइकोपिन होता है। कौन सा होता है जी, लाइकोपिन इसका सही आंसर रहता है। नेक्स्ट देखो अपने बात करें, मुर्गी में उद्भव काल, मुर्गी में इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितने दिन का होता है, तो 21 दिन बाद में अंडे से हैचिंग होती है। पश्मीना किससे प्राप्त होती है, चेंगू और चांगथांगी दोनों से प्राप्त होती है, उपरोक्त दोनों। फिर आती है बात, बकरी की बारबरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, बकरी की बर्बरी जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा रहता है, तो इसका उत्पत्ति स्थल रहता है सर पूर्वी अफ्रीका। कौन सा रहता है, पूर्वी अफ्रीका। जल्दी जल्दी मैं आंसर दे रहा हूं आपको। सबसे पहले एक ही चीज करनी है, अपनी कॉपी के अंदर इनके आंसर लिखने हैं। अच्छी चराई वाली गाय में शुष्क काल कितने दिन का होता है, अच्छी चराई वाली गाय में शुष्क काल कितने दिन का होना चाहिए, तो सर ये होता है 40 से 80 दिन के अंदर अपने उसको खाली छोड़ना चाहिए, दूध नहीं निकालना चाहिए, शुष्कन काल होता है। वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, तो ए डी के हैं, ए व डी है, बी एंड सी है, ए डी एंड सी है, तो कौन सी है जी, ए डी ई और के हैं। फिर देखो नेक्स्ट आता है 86 नंबर, हड्डियों व दांतों के शरीर का कुल कैल्शियम कितना प्रतिशत होता है, हड्डियों व दांतों के में शरीर का कुल कैल्शियम कितने परसेंटेज होता है हड्डियों और दांतों के अंदर, तो सर ढांचा ही अपना हड्डियों से बना है तो कितना परसेंटेज होता है, 99%। दुग्ध स्त्राव की शुरुआत को क्या कहते हैं, लैक्टोजेनेसिस, ग्लैक्टोजेनेसिस दूध निकालना, या इनोवल्यूशन, क्या कहते हैं सर, लैक्टोजेनेसिस, क्या कहा जाता है, लैक्टोजेनेसिस। उसके बाद में अपने बात करें तो नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सुमेलित आपका नहीं है। मवेशी या बकरी जो है उनमें 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं, भैंस में 50 भी होते हैं और 48 भी होते हैं, बर्ड मुर्गी में 78 होते ही होते हैं, गधे के अंदर नहीं होते हैं इतने, तो ये रहता है अपना गधा असुमेलित होता है। फिर देखो नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है, बकरी में बच्चा देने की क्रिया किडिंग कहलाती है, बकरी जस्ट किडिंग करती रहती है, बच्चे देती रहती है। घोड़ी फोलिंग कहलाती है, भेड़ है वो लैम्बिंग कहलाती है, लैम्ब को देती है बच्चा जन्म। भैंस काविंग कहलाती है, न कि फेरोविंग कहलाती है। फिर आता है पशुओं की गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है, तो पशुओं की गणना 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। फिर आती है पशुओं में डेंगला बीमारी जो है वो किसकी कमी से हो जाती है, तो सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम या मैग्नीशियम, जल्दी से आप अपना आंसर लिखिए, मैं बता देता हूं सेलेनियम के कारण। निम्न में से कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन जो कि दुग्ध स्त्रवण के लिए जरूरी होता है, लेट डाउन होती है इससे, तो ये किसके लिए जरूरी होता है, कौन सी ग्रंथि से स्त्रावित होता है, तो पिट्यूटरी से होता है। किस बीमारी के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन दी जाती है, 93 नंबर क्वेश्चन है कि किस बीमारी के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन अपने देते हैं, गोट टिश्यू वैक्सीन रिंडरपेस्ट के लिए देते हैं, उत्तराखंड में इसकी खोज हुई थी। रिंडरपेस्ट किसके द्वारा होता है, तो रिंडरपेस्ट है वो वायरल डिजीज है, कैसी डिजीज है, वायरल डिजीज है। अब आपसे पूछा जाए कि ए ग्रेड के अंडे, बड़े अंडे जो होते हैं उनका वजन कितना होता है,
तो उनका वजन होता है सर, ए ग्रेड के अंडों का वजन 70 ग्राम होता है। नेक्स्ट आता है सबसे कम वजन वाली बकरी है। तो सर कम वजन वाली बकरी को अपने कैसे पता करेंगे? तो सर जमुनापुरी का जो नर होता है ना, जमुनापुरी जो नर वह वो 90 किला गो है, मादा 60 किला की वह क्यों गिरे। जमुनापुरी को 90 और 60। जमुनापुरी के बाद में बिट्टल की बात करा तो बिट्टल वह 75-50, 75 किला को नर, 50 किला की मादा। सर मादा हल्की किया वह बिल्कुल वह खटे खटे पूग जे देख लो थे, सीमा खटा रही है पाकिस्तान में और आपने अंजू जा रही है, ये बात है नहीं। अब देखो बिट्टल 75 से 50, टोगनबर्ग जो होती है वो अपना रहता है लगभग आपका 75 किलो का तो नर रहता है और 60 किलो की मादा रहती है। फिर आवे बारबरी, बारबरी जी की वह 38-23 को रेशियो है, 38 तो नर है और 23 मादा है। तो आप बताओ हल्की कौन सी है? सबसे कम वजन वाली बारबरी है। अब देखो नेक्स्ट आता है 97 नंबर, भेड़ में डोकिंग की क्रिया। डोकिंग का मतलब तो आप जानते होंगे कि भेड़ में पूंछ काटना क्या कहलाता है? डोकिंग कहलाता है। तो डोकिंग जो है उसकी उपयुक्त आयु कितनी होती है? तो 7 से 14 दिन उसकी उपयुक्त आयु होती है भेड़ में डोकिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिप कप काम में लिया जाता है। स्ट्रिप कप एक एल्कोहल से भरा हुआ कप होता है। दूध निकालने के बाद अपने जब थनों के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण न हो, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिप कप में थनों को भी डुबोते हैं। एक स्ट्रिप कप टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर आपका ये टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। 99 नंबर इसमें आया नहीं, मैं बता दूं सींग हटाने की सबसे अच्छी उम्र क्या है? इसके आंसर हैं 1 सप्ताह है, 4 सप्ताह है, 8 सप्ताह है और 16 सप्ताह है। सींग हटाने की सबसे अच्छी उम्र है वो अपनी रहती है 1 सप्ताह है। बिना थुई वाली मवेशी किस ग्रुप का है? तो बिना थुई वाली मवेशी है वो बोस टार्सस के रूप में जानी जाती है। कृषि पर्यवेक्षक की इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज जिसमें आपको टेस्ट सीरीज जो कि आपको नीचे अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, जिससे एक एप्लीकेशन है अपनी एग्री जोन क्लासेस। इस एग्री जोन क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो और वहां पर आपको 100 टेस्ट मिलने वाले हैं। 100 टेस्ट हैं वो आपको मिलने वाले हैं और 100 टेस्टों में 40 टेस्ट हैं वो आपके फुल सिलेबस के रहेंगे। 40 टेस्ट हैं उसमें क्या रहेगा? फुल सिलेबस रहेगा। और बाकी जो 60 टेस्ट हैं उन 60 टेस्टों के अंदर आपको टॉपिक वाइज टारगेट टेस्ट इनको बोला गया है, टारगेट टेस्ट बोला गया। और इससे आपका सिलेबस अगर आप शेड्यूल बनाते हैं इसके अनुसार तो आप 60 दिनों में 4 बार अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप इस टेस्ट सीरीज से बिल्कुल 100% अचीव करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टेस्ट दे दिया चलो, नहीं, यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन पर फोकस किया हुआ रहता है। कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपको गलत नहीं मिलेगा। अगर गलत मिलता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और उसका आपको लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर उस टेस्ट की, उस चीज की सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल नामात्र के कुछ शुल्क के अंदर कृषि विद्यार्थियों की सेवा में उपस्थित की गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।